गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा जी, लास्ट टाइम बेटा हमने कंप्लीट कर लिए थे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट कुछ डिफरेंसेस रहते हैं, वो आज करके ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखो, फर्स्ट डिफरेंस है बेटा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। देखो, कल हमने ये किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सब्जेक्टिव एग्जाम में भी ये डिफरेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, एक बार आ भी चुका है क्वेश्चन ये 2019 में। अच्छा, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसका जीनोटाइप कल हमने पढ़ा था। क्या जीनोटाइप होगा बेटा? 44, मतलब ये क्या है? ऑटोजोम्स प्लस XXY, XXY। तो मैंने आपको बोला था, आपने याद रखना है, इफ Y इज प्रेजेंट मतलब ये ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? इट इज मेल। ठीक है, बट ये मेल नॉर्मल मेल नहीं होगा। ठीक है, जो नॉर्मल मेल होते हैं दे आर फर्टाइल। ठीक है, ये मेल कैसा होगा? इट इज स्टराइल इन नेचर। ठीक है, जबकि जो टर्नर सिंड्रोम है उसका जीनोटाइप हमने पढ़ा था 44, दैट इज ऑटोजोम्स आर प्रेजेंट प्लस और क्या होगा? XO, मीन्स ओनली 1 X क्रोमोसोम इज देयर। ठीक है, तो कोई Y क्रोमोसोम यहाँ पे नहीं है तो ये ऑर्गेनिज्म क्या होंगे बेटा? दीज आर द फीमेल। बट फीमेल ये कैसी होंगी? स्टराइल फीमेल। ठीक है, तो दीज आर स्टराइल मेल। Klinefelter syndrome, they are sterile male, and Turner syndrome, they are sterile female. Sterile female. ठीक है, फिर देखो इसके भी हमने कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स पढ़े थे। जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, मैंने आपको बोला था सिंड्रोम का मतलब क्या होता है बेटा? सिंड्रोम मतलब सिम्टम्स। ठीक है, तो इसके कॉमन सिम्टम्स क्या थे? स्मॉल टेस्टिस, लॉन्ग लेग्स एंड स्पार्स बॉडी हेयर, कम बॉडी हेयर। जबकि टर्नर सिंड्रोम में क्या सिम्टम्स थे? रिड्यूस्ड ओवरी, शॉर्ट स्ट्रक्चर, स्मॉल यूट्रस, अंडर डिवेल्प ब्रेस्ट एंड लूज नेक स्किन। क्लियर बेटा? अच्छा, अब देखो इसमें हमने पढ़ा था कि दे हैव, क्योंकि 2 X क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो इनमें ये वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे इनमें कुछ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लाइक फीमेल। ठीक है, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज, उसके लिए हमने वर्ड यूज किया था गाइनेकोमेस्टिया। क्या वर्ड यूज किया था बेटा? गाइनेकोमेस्टिया। ठीक है, जबकि टर्नर सिंड्रोम में हैव सम मेल कैरेक्टर्स सच एज हैवी नेक मसल्स एंड नैरो हिप्स। इनमें कुछ मेल कैरेक्टर्स होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट बेटा, एक और डिफरेंस देखो, किसके बीच में? ऑटोजोमल डिसऑर्डर। ध्यान दो बेटा, ऑटोजोमल डिसऑर्डर एंड दूसरा क्या है? सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, अब ऑटोजोमल डिसऑर्डर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पर्टिकुलर डिजीज है, डिसऑर्डर है, उसके लिए जीन कहाँ पे पड़ी हुई है? ऑटोजोम पे पड़ी हुई है। ठीक है, टोटल कितने ऑटोजोम है? टोटल 44 ऑटोजोम है। ठीक है, इन पेयर देखें तो पेयर में कितनी पेयर्स आते हैं बेटा? 22 पेयर्स। ठीक है, मतलब इन क्रोमोजोम के ऊपर एक पर्टिकुलर जीन की वजह से जो डिजीज हो रही है उसको हमने क्या बोल दिया? ऑटोजोमल डिसऑर्डर। ठीक है, और इसको देखो जरा, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मतलब ये जो पर्टिकुलर डिजीज होगी ये किसकी वजह से होगी बेटा? एक ऐसी जीन की वजह से जो कहाँ पे पड़ी हुई है? ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। तो देखो, सेक्स क्रोमोसोम बेटा 2 ही तरह के हैं, X एंड Y। कौन कौन से हैं? X एंड Y। ठीक है, तो या तो जीन X पे पड़ी हो सकती है या फिर Y पे पड़ी हो सकती है। तो हमने अभी आपके सिलेबस में जो है वो सिर्फ कौन सी हैं? ओनली ऑन द X क्रोमोसोम। ठीक है, जिनको हमने बोला था X लिंक्ड डिसऑर्डर, ऐसे भी बोल सकते हैं, X लिंक्ड डिसऑर्डर। ठीक है, क्लियर? तो देखो, फर्स्ट पॉइंट, अराइज बाय जीन म्यूटेशन इन द ऑटोजोम। ये कैसे हो रही है? जीन में म्यूटेशन हो रही है, चेंज हो रहा है। कहाँ पे वो जीन पड़ी हुई है? ऑटोजोम पे पड़ी हुई है। ठीक है, क्लियर बेटा? अच्छा, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में अराइज बाय जीन म्यूटेशन विच इज प्रेजेंट ऑन द X क्रोमोसोम। कहाँ पे पड़ी हुई है? X क्रोमोसोम पे पड़ी हुई है। ठीक है, दे इफेक्ट बोथ सेक्सेस, मेल एंड फीमेल, क्योंकि ऑटोजोमल डिसऑर्डर है। ठीक है,
ऑटोजोम तो दोनों में होंगे, ठीक है, मेल में भी होंगे और फीमेल में भी होंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ट्राइजोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम हमने किया था, ठीक है, क्लियर बेटा। या फिर ऑटोजोमल डिसऑर्डर में हमने फिनाइल कीटोन्यूरिया लिया था, ठीक है। तो हम एक पर्टिकुलर सेक्स की बात नहीं कर रहे थे वहां पे, ठीक है। जो भी ऑटोजोम के ऊपर डिजीज और ऑटोजोम के ऊपर जीन की वजह से डिजीज होगी, वो डिजीज दोनों में होगी बेटा, मेल में भी होगी और फीमेल में भी होगी, ठीक है। जबकि जो सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं, ठीक है, ये ज्यादा अफेक्ट करते हैं किसको बेटा, मेल को एज कंपेयर टू फीमेल। किसको अफेक्ट करेंगे ज्यादा, मेल को, ठीक है। जैसे आप देखो, हम बात कर रहे हैं कि एक एक्स क्रोमोसोम है, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर जीन है, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया एच, ठीक है। अब आपको पता है ये एच जीन किसके लिए ली हुई है, मैंने, याद है ना, हीमोफीलिया के लिए ली हुई है, ठीक है। तो अब देखो, मेल में अफेक्शन होने के लिए सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम पे जीन होगी, तो मेल क्या होगा, अफेक्टेड। जबकि फीमेल में अफेक्टेड होने के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम पे ये जीन पड़ी होनी चाहिए। और इस तरह की कंडीशन तभी आएगी अगर मेल कैसा होगा, पेरेंट में मेल कैसा होगा, अफेक्टेड, और फीमेल कैसी होगी, कैरियर। फीमेल कैसी होगी, कैरियर, ठीक है। तो ऐसे चांसेस होने के बहुत कम चांसेस हैं, इस तरह की कंडीशन होने के आगे बहुत कम चांसेस होते हैं बेटा। दैट इज वाई मेल आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ये बेटा डोमिनेंट भी हो सकता है, डोमिनेंट जीन की वजह से भी हो सकता है, या फिर रिसेसिव की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। रिसेसिव के तो हमने नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स लिए थे, याद करो, बताओ जरा, शाबाश, रिसेसिव के एग्जाम्पल, शाबाश बेटा, सोचो। फिनाइल कीटोन्यूरिया, वेरी गुड, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया, ठीक है। 3 डिसऑर्डर्स हमने पढ़े थे, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। कौन कौन से, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया, ठीक है। और डोमिनेंट में हमने एक ही एग्जाम्पल किया था, दैट इज ओनली मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। बट ये दोनों हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है, ठीक है। जो सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, इनमें हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में म्यूटेटेड जीन कैसी होती है बेटा, रिसेसिव। कैसी होती है, रिसेसिव, ठीक है। मतलब जब हम सेक्स डिसऑर्डर्स की बात करेंगे तो हम यही पढ़ेंगे, रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, क्लियर। अच्छा, आगे आइए, नेक्स्ट बेटा, द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। देखो, अफेक्टेड इंडिविजुअल जिसमें अफेक्शन हुई होगी, ठीक है, अफेक्टेड इंडिविजुअल होमोजाइगस भी हो सकता है, होमोजाइगस भी हो सकता है, और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। देखो कैसे, ध्यान दो। अगर मैंने बोला कि डिसऑर्डर क्या है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट है, ठीक है, तो देखो, डोमिनेंट के लिए ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होगा तो भी क्या होगा, अफेक्टेड, ऐसे होगा तब भी क्या होगा, अफेक्टेड, ठीक है। और रिसेसिव के लिए इस तरह की कंडीशन होगी तो क्या होगा, अफेक्टेड, ठीक है। तो अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म दोनों हो सकता है, होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। हेट्रोजाइगस इज ओनली इन द केस ऑफ डोमिनेंट डिसऑर्डर। किस केस में बेटा, डोमिनेंट डिसऑर्डर में। जबकि यहाँ पे जो अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म होगा, अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म होगा, वो कैसा होगा, हेट्रोजाइगस। कैसा होगा बेटा, हेट्रोजाइगस। इन केस ऑफ मेल, मेल की बात हो रही है क्योंकि हमने पढ़ा कि मेल आर मोर अफेक्टेड, ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन मेल में हो सकती है, ठीक है, हेट्रोजाइगस। अच्छा, एग्जाम्पल देखो, इसमें एग्जाम्पल क्या है, डाउन सिंड्रोम, ऑटोसोमल डिसऑर्डर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, डाउन सिंड्रोम। तो देखो, डाउन सिंड्रोम हमने क्या पढ़ा था, ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई और एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, लाइक थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, इस तरह के डिसऑर्डर्स, ठीक है। जबकि सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम क्या करेंगे, वन इज हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, अनदर वन इज रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, रेड ग्रीन
कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, क्लियर बेटा? तो ये हो गया नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन ऑटोसोमल डिसऑर्डर एंड सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब आगे आइए नेक्स्ट बेटा, ऑटोसोमल कैरेक्टर्स एंड सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, ऑटोसोमल कैरेक्टर एंड सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। ठीक है, अब देखो ये क्या है, कैरेक्टर्स की बात हो रही है, कैरेक्टर्स। ठीक है, ऑटोसोमल कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स जिनके लिए जीन्स कहाँ पे होगी, ऑटोसोम पे पड़ी होगी। ठीक है, तो देयर आर 2 एलील्स फॉर एन ऑटोसोमल कैरेक्टर्स इन ऑल द इंडिविजुअल। जैसे देखो हमने लिया कि इट इज ऑटोसोमल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, 2 सेट ले लिए मैंने। ठीक है, ऑटोसोमल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो देखो यहाँ पे जो मान लो कोई जीन पड़ी है इस लोकस पे, ठीक है, उसके सेम उसी कैरेक्टर के लिए या तो वही वाली जीन या फिर उसके ऑपोजिट जीन यहाँ पे भी पड़ी होगी। ठीक है, तो देयर आर 2 एलील्स, तो इनको हम क्या बोलेंगे बेटा, दीज आर द टाइप ऑफ एलील्स। तो देयर आर 2 एलील्स फॉर एन ऑटोसोमल कैरेक्टर इन ऑल द इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लो जो हमने पी का लिया था, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखो हर एक कैरेक्टर के लिए हमेशा 2 ही एलील प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कभी भी बेटा इस तरह की कंडीशन अकेली नहीं होगी। जैसे मैंने बोला टॉल प्लांट है, ठीक है, तो टॉल प्लांट सिर्फ एक जीन के एक्सप्रेशन से नहीं आएगा। ठीक है, दोनों जीन्स पड़ी होंगी तभी वो एक्सप्रेशन आ सकता है, दैट इज टॉल। ठीक है, क्लियर बेटा? तो ऑलवेज देयर आर 2 एलील्स इन द ऑटोसोम्स। कितनी बेटा? 2 एलील्स आर प्रेजेंट। जबकि सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स में मेल कैरी ओनली 1। अंडरलाइन कर लो, मेल कैरी ओनली 1। ये देखो मेल में हमने पढ़ा था 1 क्रोमोसोम इज एक्स, अनदर क्रोमोसोम इज वाई। ठीक है, इस बेस पे हम मेल के लिए एक वर्ड यूज कर रहे थे, दैट इज हेमीजाइगस कंडीशन। किस तरह की कंडीशन थी? हेमीजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो मेल में देखो हमने पढ़ा था कि जो जीन्स एक्स पे प्रेजेंट होंगी वो वाई पे नहीं प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो मेल में जैसे मान लो यहाँ पे कोई जीन पड़ी है तो मेल कैरी ओनली 1, फीमेल हैव 2 एलील्स ऑफ द कैरेक्टर्स। फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम ऐसे इक्वल पड़े हुए हैं, मतलब जो जीन यहाँ पे पड़ी होगी वैसा ही सेम, ठीक है, या फिर उससे ऑपोजिट एलील यहाँ पे पड़ा होगा। ठीक है, तो फीमेल में बेटा बोथ द एलील्स आर प्रेजेंट, जबकि मेल में ओनली 1 इज प्रेजेंट। ठीक है, मेल ओनली 1 एंड फीमेल हैव 2 एलील्स। क्लियर बेटा? सेक्स लिंक्ड में। अब आइए नेक्स्ट, सेकंड, कैरेक्टर्स प्रेजेंट इक्वली इन बोथ मेल एंड फीमेल। हमेशा बेटा आपको ये चीज याद रखनी है, अगर कोई भी जीन ऑटोसोम के ऊपर पड़ी हुई है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया क्रोमोसोम नंबर 11, ठीक है, यहाँ पे जीन पड़ी है और सेम लोकस पे दूसरे क्रोमोसोम पे उसके ऑपोजिट जीन पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये जो 11th क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होंगी इसका एक्सप्रेशन दोनों में होगा, मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा, क्योंकि ऑटोसोम तो दोनों में सेम है। ठीक है, 22 सेट तक दोनों में सेम चीजें चलेगी। जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ एक पेयर की वजह से आएगा, दैट इज ओनली ड्यू टू द सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो कैरेक्टर्स प्रेजेंट इक्वली इन बोथ मेल एंड फीमेल। जबकि एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स में एक्स लिंक्ड शो, एक्स लिंक्ड की बात हो रही है, एक्स लिंक्ड शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, जबकि वाई लिंक्ड क्या शो करते हैं? फ्रॉम फादर टू सन। ये देखो कैसे, अगर मैं किसी कैरेक्टर की बात कर रही हूं, ठीक है, अगर वो एक्स लिंक्ड है, ठीक है, जैसे फीमेल में कैरेक्टर है, ये है फीमेल, ठीक है, फीमेल में कैरेक्टर है, तो अगली जनरेशन में वो किस में जाएगा? देखो वैसे तो दोनों में जा सकता है, ठीक है, बट अगर इसको क्रॉस करवा रहे हैं हम मेल के साथ, तो मेल से क्या है? एक्स एंड वाई, ठीक है, और यहाँ से क्या है? एक्स एच। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पे देखो
ये जब ये x के साथ कंबाइन करेगा तो ये क्या बन गया XHX, ठीक है। तो ये क्या है पुत्र, इट इज कैरियर, कैरियर है ना, ठीक है। मतलब ये जो फीमेल होगी ये अफेक्टेड नहीं होगी, ठीक है। जबकि जब Y के साथ क्रॉस किया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा XHY, मतलब ये मेल कैसा होगा, अफेक्टेड होगा। कैसा होगा, अफेक्टेड। तो कौन सा पहले अफेक्टेड था पेरेंट, फीमेल अफेक्टेड थी, उससे आगे किस में चला गया, सन में चला गया। तो फ्रॉम मदर टू सन, ठीक है, इसलिए इसको हमने बोला क्रिस क्रॉस। जबकि वाई लिंक्ड में देखा जाए, देखो वाई लिंक्ड भी देख लो आप, ये XX है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया XY और Y पे कोई जीन पड़ी हुई है, मैंने यहाँ पे लिख दी जीन B, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसके क्या मेट बने X और इसके क्या बन गए X एंड Y B बन गए, ठीक है। अब जब ये X इसके साथ कंबाइन करेगा तो XX, ये X इसके साथ कंबाइन करेगा XYB, ठीक है। मतलब देखो फादर से ये आगे किस में जाएगा, सन में जाएगा, क्योंकि Y क्रोमोसोम इज ओनली प्रेजेंट इन मेल, ठीक है। तो फ्रॉम फादर टू सन, ठीक है, क्लियर। अच्छा आगे आओ, रिसेसिव एलील्स एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस फॉर्म इन मेल और फीमेल। जैसे ऑटोसोमल कैरेक्टर की बात हो रही है, ठीक है, जब हम रिसेसिव डिसऑर्डर की बात करेंगे तो रिसेसिव एक्सप्रेशन तो इसी तरह से आएगा, अगर इस तरह की कंडीशन बनेगी। अगर ये वाली कंडीशन होगी तब भी नहीं आएगा, ये वाली कंडीशन होगी तब भी नहीं आएगा, ठीक है। तो रिसेसिव के लिए दोनों होमोजाइगस, ठीक है। रिसेसिव एलील्स लिंक्ड ऑन X क्रोमोसोम एक्सप्रेस इजिली इन द मेल। अच्छा, अगर यहाँ पे रिसेसिव की बात करें तो फीमेल में तो भाई एक्सप्रेशन जब दोनों में आएगा तभी वो फीमेल अफेक्टेड होगी अगर रिसेसिव डिसऑर्डर है, बट मेल में एक ही X क्रोमोसोम पे वो क्या शो करेगा, अफेक्शन, ठीक है, क्लियर। अच्छा, रेसिप्रोकल क्रॉस इन दीज कैरेक्टर्स गिव द सेम रिजल्ट। इनमें रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ, पहले देखो, जैसे मान लो ये मैंने कंसीडर कर लिया कि इट इज मेल, ठीक है, इट इज फीमेल, ठीक है, ये मेल है ये फीमेल है, जब इनका क्रॉस बनाया जाता है जो रिजल्ट आएंगे, या फिर बाद में ये मान लो मेल है और ए कैपिटल ए मैंने कर लिया फीमेल कंसीडर, दोनों में सेम रिजल्ट आएंगे, ठीक है। जबकि सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स में रेसिप्रोकल क्रॉसेस गिव डिफरेंट रिजल्ट। रेसिप्रोकल क्रॉसेस मतलब पहले देखो, मान लो मैं ले रही हूँ कि फीमेल इज कंप्लीटली इस तरह से अफेक्टेड है, ठीक है, और उसको क्रॉस किया जा रहा है नॉर्मल मेल के साथ, ठीक है, एक क्रॉस ये हो गया, मतलब ये है फीमेल और ये है मेल। दूसरे केस में हमने क्या किया, फीमेल ले ली, अब नॉर्मल, पहले मेल लिया था ना नॉर्मल, अब फीमेल ले ली हमने नॉर्मल XX वाली, और मेल ले लिया अफेक्टेड, तो मेल अफेक्टेड ऐसे होगा, ठीक है, दोनों में डिफरेंट रिजल्ट होंगे, ठीक है। अगर ऐसे देखें ना तो फीमेल इज अफेक्टेड, ठीक है ना बेटा, यहाँ पे मेल क्या है, नॉर्मल, ठीक है। दूसरे केस में हमने क्या किया, फीमेल को ले लिया नॉर्मल और मेल को ले लिया अफेक्टेड, तो दोनों के अलग अलग रिजल्ट आएंगे, ठीक है, क्लियर बेटा। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोसोमल कैरेक्टर एंड सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, ठीक है। यहां तक देखो, पहले कुछ पूछना है तो पूछ लो। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस एंड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ठीक है। मेन हेडिंग हम यहां पे लेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये हमारा मेन टॉपिक है आज, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। पहले बेटा इससे पहले हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, उससे हमें ज़्यादा क्लियर होगा व्हाट इज पॉलीजेनिक, ठीक है। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे विद मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। देखो आपकी बुक में इसके लिए एक और नाम लिखा हुआ है, दैट इज क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। तो देखो ये क्या है, इट इज द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। इट इज द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच अ सिंगल डोमिनेंट जीन प्रोड्यूस अ कंप्लीट ट्रेट। सिंगल डोमिनेंट जीन, ठीक है, एक डोमिनेंट जीन की वजह से पूरे का पूरा कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है। जैसे देखो इस तरह की कंडीशन मैंने लिखी हेट्रोजाइगस, ठीक है।
तो हेट्रोजाइगस में सिर्फ एक कैपिटल टी की वजह से, डोमिनेंट जीन की वजह से पूरे का पूरा प्लांट कैसा बन गया? टॉल बन गया। कैसा बन गया था बेटा? टॉल बन गया था। तो इसको हमने क्या बोल दिया? मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है। बट व्हेन टू सच डोमिनेंट जीन्स आर प्रेजेंट, अगर ऐसी दो डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होती हैं तो भी जो फिनोटाइप आएगा वो भी कैसा आएगा? सेम आएगा बेटा, दैट इज टॉल। ठीक है। इट प्रोड्यूसेस डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस मतलब इसकी वजह से वेरिएशंस आती जाएंगी जनरेशन वाइज जनरेशंस। ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि एक जनरेशन में वेरिएशन आई, ठीक है, फिर हर जनरेशन में आती रहेंगी। हो सकता है पहली जनरेशन में वेरिएशन ना हो और दूसरी जनरेशन में वेरिएशन आ जाए। जैसे देखो, जब हमने क्रॉस बनाया था मोनोहाइब्रिड का तो हमने देखा था कि F1 इज टॉल ओनली, ठीक है, एंड F2 इट इज टॉल एज वेल एज ड्वार्फ, टॉल एज वेल एज ड्वार्फ। क्लियर? ठीक है। अच्छा, क्लियर हो गया बेटा? इसको हमने क्या बोल दिया? मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। सिंपल आपने क्या याद रखना है? अगर सिंगल डोमिनेंट जीन की वजह से, सिंगल डोमिनेंट जीन की वजह से एक्सप्रेशन आ रहा है, दैट इज नोन एज मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। क्या बोला जाएगा? मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है। अब मेन जो हमारा टॉपिक है दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये समझो, इट इज ऑल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अच्छा, इट इज कंट्रोल्ड बाय वन और मोर जीन। याद रखना है, वन और मोर जीन्स। ठीक है, वन और मोर जीन्स इन विच द डोमिनेंट एलील, ठीक है, वन और मोर जीन के साथ लिख लो बेटा ब्रैकेट में मल्टीपल जीन्स, हम ये बोल सकते हैं इसको। इट इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन्स। ठीक है, इन विच डोमिनेंट एलील्स हैव क्यूमुलेटिव इफेक्ट विद ईच डोमिनेंट एलील एक्सप्रेसिंग अ पार्ट ऑफ ट्रेट। मतलब देखो, मल्टीपल जीन्स मैंने ले ली, ठीक है, जैसे मान लो कोई जीन है ए, ठीक है, एक और जीन है बी, एक और जीन मैंने ले ली सी, ठीक है, एक से ज्यादा जीन्स होगी, ठीक है, दो से ज्यादा जीन्स होगी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है इसमें क्या होगा? डोमिनेंट एलील हैज क्यूमुलेटिव इफेक्ट। क्यूमुलेटिव का मतलब है इकट्ठे मिलके वो अपना इफेक्ट शो करेंगे विद ईच डोमिनेंट एलील एक्सप्रेसिंग अ पार्ट ऑफ ट्रेट। जैसे अगर ये वाली कंडीशन भी होगी, ठीक है, इस तरह की कंडीशन कि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो देखो तीन जीन्स हैं जो डोमिनेंट एक्सप्रेशन दे रही हैं, तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। अब देखो, अगर इस तरह की कंडीशन हुई, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, तो इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। अगर इस तरह की कंडीशन हुई, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तो भी इफेक्ट आएगा। ठीक है, मतलब जो डोमिनेंट जीन होंगी सिर्फ वो अपना इफेक्ट शो करेंगी। ठीक है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, दूसरों के साथ अगर रिसेसिव जीन होगी बेटा तो इफेक्ट कुछ और आएगा। ठीक है, फुल ट्रेट इज शोन ओनली व्हेन ऑल द डोमिनेंट जीन्स आर प्रेजेंट। और फुल ट्रेट कब आएगा? जब सारी की सारी जीन्स कैसी होंगी? डोमिनेंट, लाइक कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ठीक है, दैट इज नॉन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, क्लियर बेटा? अच्छा, अब देखो, इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस द नंबर ऑफ फिनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं? 3 भी हो सकते हैं, दैट इज इन द रेशियो 1 to 1 इन केस ऑफ सिंगल जीन पेयर अगर प्रेजेंट होगा, ये आपको याद नहीं रखना। 5 हो सकते हैं, रेशियो कितनी होगी? 1 4 6 4 1 इन केस ऑफ 2 पॉलीजेनिक पेयर। आपको थर्ड वाली याद रखनी है, मतलब कितने फिनोटाइप हो सकते हैं? 7 भी फिनोटाइप हो सकते हैं। रेशियो क्या हो सकती है? 1 6 15 20 15 6 एंड 1, ये हैं 7 फिनोटाइप।
ठीक है, व्हेन 3 पॉलीजीन्स आर प्रेजेंट, जैसे इस तरह से मैंने ली, यहाँ पे भी कितनी है 3 पॉलीजीन्स आर प्रेजेंट। तो ये एक्सप्रेशन कैसे आ रहा है अभी हम करेंगे। फटाफट पहले इसको रीड करके देखो जरा जल्दी। डन बेटा। अच्छा, अब पहले यहाँ से आपकी नोट्स वाली बुक से इसको अच्छी तरह कर लेते हैं, फिर एक बार एनसीईआरटी से भी करेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो समझो, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा यहाँ पे ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर, ठीक है। या फिर हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, हाइट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अपनी एनसीईआरटी निकालो, हाइट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। हम क्या देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग में स्किन कलर सिर्फ 2 नहीं होते बेटा, ऐसे थोड़ी ना है कि सिर्फ हमारे पास 2 ही तरह के ऑर्गेनिज्म है, या तो कंप्लीट ब्लैक, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा लाइट, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना होता है। बहुत सारी इंटरमीडिएट कंडीशंस भी अपीयर होती हैं, है ना। ऐसे ही हम हाइट की अगर बात करें तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही तरह के ऑर्गेनिज्म बनेंगे, एक बहुत लंबे सेम हाइट वाले और एक बहुत छोटे, नहीं, बहुत सारी इंटरमीडिएट हाइट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। तो देखो जरा ये लाइन, thus the number of intermediate type increases but number of parental type remain the same, parental type remain the same, मतलब parental type वही रहेंगे, ठीक है, एंड इंटरमीडिएट कंडीशंस हमारे पास बहुत सारी बनती जाएंगी, ठीक है। अब पहले हम एनसीईआरटी से रीड करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा बेटा। ओपन योर एनसीईआरटी, अदरवाइज यहाँ पे भी आप देख सकते हो। पुत्र हम पढ़ रहे हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्या नाम है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। देखो जरा, मेंडल स्टडीज मेनली डिस्क्राइब्ड दोज ट्रेट्स दैट हैव डिस्टिंक्ट अल्टरनेट फॉर्म सच एज फ्लावर कलर, ठीक है, विच आर आइदर पर्पल और वाइट, ठीक है, वायलेट और वाइट हमने किया था, कैपिटल W और स्मॉल w इसके लिए यूज किया था अगर हम पी प्लांट की बात करें, ठीक है। अगर हम कोई और भी कैरेक्टर ले रहे हैं दैट इज हाइट ऑफ द प्लांट, तो भी उसमें सिर्फ हम 2 ही एलील्स ले रहे थे, या तो प्लांट कैसा हो सकता था कैपिटल T वाला, या फिर कैसा हो सकता था स्मॉल t वाला, ठीक है, मतलब या तो टॉल होगा या फिर डॉफ होगा। बट इफ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड दैट देयर आर मेनी ट्रेट्स विच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट इन देयर अकरेंस, इतने ज़्यादा अलग नहीं है, एंड आर स्प्रेड अक्रॉस अ ग्रेडियंट, बहुत जगह आपको वो मिलेंगे, जैसे हमारी स्किन कलर, ठीक है, या फिर हाइट। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन वी डोंट जस्ट हैव टॉल और शॉर्ट, ह्यूमन बीइंग में हमें सिर्फ ये 2 एक्सप्रेशन देखने को थोड़ी ना मिल रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म या तो सिर्फ टॉल होगा या फिर शॉर्ट होगा, नहीं ना, एज 2 डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव्स बट अ होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट्स। ऐसा नहीं है कि हमें 2 सिर्फ डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव्स देखने को मिल रहे हैं टॉल एंड शॉर्ट, हमें पूरी की पूरी नंबर ऑफ हाइट फॉर्म देखने को मिल रही है, होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट्स, ठीक है। सच ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाई, ये एनसर्कल बेटा, 3 और मोर जीन्स। वहाँ आपकी बुक में, आपकी नोट्स वाली बुक में लिखा है 1 और मोर जीन्स, आपने सिर्फ याद रखना है बेटा 3 और मोर जीन्स, ठीक है। ट्रेट्स कंट्रोल्ड बाई 3 और मोर जीन्स आर कॉल्ड एज पॉलीजेनिक ट्रेट्स। क्या बोलते हैं उनको, पॉलीजेनिक ट्रेट्स। मतलब यहाँ पे आपने याद रखना है पॉलीजेनिक क्या है, कंट्रोल्ड बाई 3 और मोर जीन्स, 3 और मोर जीन्स, ठीक है, ऐसे कैरेक्टर्स विच आर कंट्रोल्ड बाई 3 और मोर जीन्स। अच्छा आगे, बिसाइड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन्स, तो इनको हमने क्या बोल दिया, मल्टीपल जीन्स बोल दिया, ये भी अंडरलाइन कर लो अपनी बुक्स में। बिसाइड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन्स पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरमेंट। याद रखना है, मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ जीन की वजह से ही वो कैरेक्टर अपीयर हो रहे हैं, उसमें एनवायरमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन स्किन कलर, मेन एग्जाम्पल जो हम लेंगे अब वो है ह्यूमन स्किन कलर, is another classical example for this. In a polygenic trait, the phenotype reflect the contribution of each allele.
ईच एलील, दैट इज इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन हमें हर एक एलील से देखने को मिलेंगे, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, लेट अस एज्यूम दैट 3 जीन्स A, B, C कंट्रोल द स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। A, B, C कंट्रोल द स्किन कलर इन ह्यूमन विद द डोमिनेंट फॉर्म A, B, C रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क स्किन कलर। मतलब एग्जाम्पल हम ले रहे हैं स्किन कलर का। भाई 3 जीन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर स्किन कलर को कंट्रोल कर रही हैं। कौन कौन सी हैं? जीन A, जीन B एंड जीन C, ठीक है। तो ये 3 डोमिनेंट फॉर्म में अगर प्रेजेंट होंगी इस तरह से AA, BB, CC, तो क्या आएगा बेटा? वेरी डार्क कलर, वेरी डार्क कलर, ठीक है, डार्केस्ट स्किन कलर आएगा, ठीक है। जबकि अगर रिसेसिव फॉर्म होंगी स्मॉल a, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल b, स्मॉल c, तो क्या आएगा? लाइटेस्ट, लाइटेस्ट स्किन कलर, वेरी लाइट कलर, ठीक है, लाइटेस्ट, सबसे लाइट स्किन कलर, ठीक है। डार्केस्ट कर लो आप और लाइटेस्ट कर लो, जब रेशो करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एज एक्सपेक्टेड द जीनोटाइप विद 3 डोमिनेंट एलील एंड 3 रिसेसिव एलील, अगर हम इसका क्रॉस बनाते हैं, ठीक है, देखो जरा कैसे। कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल C, दूसरी तरफ हमने क्या ले लिया? कैपिटल A, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल b, स्मॉल c, ये ले लिया। अब हम ये क्रॉस बनाएंगे तो क्या क्रॉस बनेगा? देखो इसमें आएंगे A, B, C, वेरी डार्क, ठीक है, इसके गैमेट्स आगे, और इसके गैमेट्स क्या आएंगे? स्मॉल a, b, c, ठीक है, ये गैमेट्स आगे। जब दोनों आपस में कंबाइन करें तो ये कंडीशन हमारे पास बन गई इस तरह से, ठीक है, बन गई ना बेटा कंडीशन, ठीक है। तो देखो अब जब हमने डार्केस्ट स्किन कलर वाले को लाइटेस्ट स्किन कलर वाले के साथ फ्यूज करवाया तो हमारे पास इस तरह की एक इंटरमीडिएट कंडीशन आ रही है, ठीक है, हेट्रोजाइगस फॉर ऑल द जीन्स इसको हम बोल सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं मुलेटो। ये वाला ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? मुलेटो, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इन दिस मैनर नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलील इन जीनोटाइप वुड डिटरमाइन द डार्केस्ट एंड लाइटेस्ट ऑफ द स्किन इन इंडिविजुअल। मतलब इससे जो हमारे पास फर्दर डिफरेंट जीनोटाइप बन के आएंगे। पहले तो आपको ध्यान रखना है, देखो कितनी तरह के जीनोटाइप बनेंगे। हमने पीछे फॉर्मूलाज किए थे जीनोटाइप निकालने के, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, कैसे याद रखना है? कौन सा क्रॉस बनेगा? ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बनेगा, ठीक है। मोनो हाइब्रिड में कितने जीनोटाइप बनते हैं? टोटल 3 जीनोटाइप बनते हैं, 3 बनते हैं ना बेटा। देखो जरा पीछे हमने किया था ये, शाबाश। नहीं, 4 बनते हैं, सॉरी। कितनी तरह के जीनोटाइप बनते हैं? मोनोहाइब्रिड में 4 बनते हैं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे कौन सा क्रॉस है? ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? 4⁻3, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा 4⁻3 का? दैट इज 64। मीन्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 64 जीनोटाइप, ठीक है। तो इतना बड़ा क्रॉस अब आप कैसे बनाओगे? अब देखो आपको किस तरह से ये चीजें याद रखनी है। पुत्र गैमेट्स तो आप बना लोगे, ठीक है, बना सकते हो ना गैमेट्स, बना के देखो जरा गैमेट्स। अगर फिर भी नहीं आपसे गैमेट्स बनते हैं तो इस तरह से हम 64 बॉक्सेस बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला तो हमें पता है गैमेट कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, और इस तरफ भी कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, ठीक है। लास्ट वाला भी हमें पता है, लास्ट में क्या होगा? स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, इस तरफ लास्ट में क्या होगा? स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, ठीक है। हमने सिर्फ फर्स्ट और लास्ट लिख देना है। फर्स्ट क्या आएगा? सारे के सारे डोमिनेंट, इस तरह की कंडीशन। लास्ट वाली क्या आएगी? सारे के सारे रिसेसिव, ये वाली, ठीक है। और अगर हम इनकी रेशियो देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से इंटरमीडिएट बनेंगे, कैसे बनेंगे, तो सिर्फ आपको रेशियो याद रखनी है 1, 6, 15, 20, 15, 6 एंड 1, ठीक है। ये बन गए हमारे पास, ये आई हमारे पास रेशियो, ठीक है। इसमें से भी 1 इज वेरी डार्क, जो फर्स्ट हम देख रहे हैं, ठीक है। 1 इज वेरी लाइट, मतलब डार्केस्ट और लाइटेस्ट ये है, और बाकी सारे ये इंटरमीडिएट्स बन गए,
ठीक है, इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं। अब देखो अपनी नोट्स वाली बुक, ह्यूमन स्किन कलर फर्स्ट स्टडीड बाय डेवेनपोर्ट। ह्यूमन स्किन कलर इज ड्यू टू पिगमेंट दैट इज मेलानिन पिगमेंट, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ पिगमेंट इज ड्यू टू 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स दैट इज ABC, जो अभी हम पढ़ रहे थे। इफ वेरी डार्क, डार्क में तीनों के तीनों कैसे होंगे, डोमिनेंट एलील्स के साथ, एंड वेरी लाइट जिसमें किसके साथ होंगे, रिसेसिव के साथ। इंडिविजुअल मैरी द ऑफस्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन शो द इंटरमीडिएट कलर कॉल्ड एज मुलेटो। इंटरमीडिएट कलर इसको हम बोलते हैं मुलेटो, ठीक है। व्हेन टू सच इंडिविजुअल मैरी, इनकी जब दोबारा क्रॉसिंग करवाई जा रही है, द चिल्ड्रन विल हैव स्किन कलर विच विल वेरी फ्रॉम वेरी डार्क टू वेरी लाइट, ठीक है। और फिनोटाइप रेशो हमारे पास क्या आएगी, टोटल 7 फिनोटाइप हमारे पास आएंगे, जिसमें से 1 इज वेरी डार्क, 1 इज वेरी डार्क, 6 क्या होंगे, डार्क होंगे, 15 फेयरली डार्क, 20 इंटरमीडिएट, ठीक है। देन फेयरली डार्क, फेयरली लाइट 15, देन लाइट 6 एंड वेरी लाइट 1, ठीक है। टोटल 7 फिनोटाइप्स विल बी देयर। फिर देखो आपकी बुक में एक ग्राफ सा भी बना पड़ा है, ग्राफ सा देखो जरा, ठीक है। उसमें आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड पे 1/64, मतलब 64 में से 1, ठीक है। देन 6/64, 15/64, 20/64, तो वो आपको दिख रहा है। देखो किस तरह से ग्राफ बनेगा, 1 इज वेरी लाइट, उसके बाद लाइट कितने हैं, 6 हैं, उसके बाद फेयरली लाइट 10 एंड इंटरमीडिएट, फेयरली लाइट कितने हैं 15, इंटरमीडिएट कितने हैं 20, उसके बाद फिर वापस नीचे आओ, 15 क्या होंगे, फेयरली डार्क, देन 6 क्या होंगे, डार्क, एंड 1 क्या होगा, वेरी डार्क, ठीक है। तो इसमें आपको बनाने के लिए तो नहीं पूछा जाता है, ये इस तरह से ये बनाने के लिए नहीं आएगा, बट रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो आपको पूछी जा सकती है। एग्जाम्पल्स आपने दोनों कर लेने हैं बेटा, हाइट एंड स्किन कलर, ठीक है, बोथ। पॉलीजेनिक की डेफिनेशन अगर सीधी पूछी जाएगी तो 3 और मोर जीन्स, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट में देखो बेटा एक छोटा सा टेबल बना पड़ा है, देखो जरा अपनी बुक्स में एक छोटा सा टेबल है। इस टेबल में कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट विद देयर रेशियो एंड एग्जांपल्स आर गिवन। ये सारे PYQ हैं बेटा, ठीक है, PYQ हैं सारे के सारे, ठीक है। आपको अब इसमें से कौन कौन से याद रखने हैं मैं बताती हूँ। पहले देखो हमारा हेडिंग क्या है, डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन फिनोटिपिक रेशियो ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ जीन्स। डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। मेंडेलियन फिनोटिपिक रेशियो, जो मेंडल ने फिनोटिपिक रेशियो दी थी, दैट इज 9:3:3:1, ठीक है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें रेशियो इनसे अलग आती है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें रेशियो अलग आ रही है वो सारे यहाँ पे गिवन है, ठीक है, एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं। और फिर उन जीन्स को भी हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया कि उन जीन्स को क्या बोला जाएगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। देखो फर्स्ट क्या है, कंप्लीमेंट्री जीन्स। कौन सी जीन्स है बेटा, कंप्लीमेंट्री जीन्स, ठीक है। अच्छा, इनमें रेशो क्या आएगी, 9:3:3:1 की बजाय 9:7। क्या रेशो आ रही है, 9:7। एग्जाम्पल देखो प्लांट का, फ्लावर कलर ऑफ स्वीट पी। स्वीट पी का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, दैट इज लिथाइरस ओडोरेटस, लिथाइरस ओडोरेटस, ठीक है। तो फर्स्ट वाली पुत्र आपने याद कर लेनी है, टिक लगा लो इस पे। अच्छा, सेकेंड वाली देखो, इट इज डोमिनेंट एपिस्टेसिस, एपिस्टेसिस, ठीक है, एपिस्टेसिस। अच्छा, एपिस्टेसिस में देखो डोमिनेंट में 9:3:3:1 की बजाय रेशो कितनी आ रही है, 12:3:1। एग्जाम्पल, फ्रूट कलर इन कुकुरबिटा पेप्पो, द साइंटिफिक नेम इज कॉमन नेम इज समर स्क्वैश। क्या बोलते हैं इसको, समर स्क्वैश। ये भी क्वेश्चन नीट में आ चुका है, ठीक है। सिर्फ रेशो याद करनी है। रिसेसिव एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ वन भी आपने याद नहीं करना। उसके बाद आपने याद करना है डुप्लीकेट जीन्स, डुप्लीकेट जीन्स। रेशो कितनी आएगी, 15:1। एग्जाम्पल, फ्रूट शेप इन शेफर्ड पर्स।
कैप्सेला ब्रासिकेसी फैमिली का एक प्लांट है कैप्सेला, ठीक है, उसको हम बोलते हैं शेफर्ड पर्स, ठीक है। बस ये 3 तरह की डिफरेंट रेशो आपने याद करनी है विद एग्जांपल्स, ठीक है। क्लियर बेटा? बाकी इसमें और कुछ डिटेल करने की जरूरत नहीं है। पहले हम सभी बच्चों को इसकी डिटेल भी करवाया करते थे, बट क्योंकि नॉट गिवन इन एनसीईआरटी तो बेटा नो नीड टू डू द डिटेल, ठीक है। आपने सिर्फ रेशो इसकी याद कर लेनी है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। एक बार इसकी छोटी सी समरी कर लेते हैं, देखो जरा, शाबाश, पूरा चैप्टर एक बार हो जाएगा। पुत्र, हमने चैप्टर पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। इन शॉर्ट हम इसको क्या बोल देते हैं, जेनेटिक्स बोल देते हैं। छोटी क्लासेस में आप जेनेटिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हो, स्टडी ऑफ किसकी, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नॉन एज जेनेटिक्स। तो वही चीज यहाँ पे भी है सेम, ठीक है। तो ये जो जेनेटिक्स है इसमें सारी जीन्स के बारे में ही बात की होगी, ठीक है। तो जीन्स कहाँ पड़ी होती हैं बेटा, क्रोमोसोम के ऊपर पड़ी होती हैं। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस कहाँ पे पड़ा होगा, एक सेल के अंदर पड़ा होगा, ठीक है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन द सेंटर, सॉरी, इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर। इन एनिमल सेल इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर। प्लांट सेल में सेंटर में नहीं होता है, इट इज टुवर्ड्स द पेरीफेरी। तो यहाँ पे हम एनिमल्स, प्लांट्स, जब मेंडल अपनी बात कर रहा था तो हम प्लांट्स की बात कर रहे थे, मतलब न्यूक्लियस कहाँ पे था, इन द पेरिफेरल पोजीशन, ठीक है। फिर मेंडलिज्म में हमने मेंडल के द्वारा की गई डिफरेंट डिस्कवरीज या जो स्टडी थी उनके बारे में हमने पढ़ा। पहले तो मेंडल ने कौन सा प्लांट चूज किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज पी प्लांट, पाइसम सटाइवम। कितने साल तक काम किया था, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स तक काम किया था बेटा, फ्रॉम 1856 से लेके 1863 तक, ठीक है। काम उन्होंने क्या किया, अबाउट द जीन्स। उन्होंने देखा कि जो पी प्लांट है उसमें बड़े अलग अलग करेक्टर आ रहे हैं, जो सीड्स हैं वो राउंड भी बन रहे हैं, रिंकल भी बन रहे हैं, हाइट ऑफ द प्लांट है वो अलग अलग आ रही है, टॉल आ रही है, डॉफ आ रही है। तो उनको उन्होंने स्टडी करना शुरू किया और अपने रिजल्ट दिए। रिजल्ट के लिए उन्होंने मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज़ किया था, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक यूज़ किया था मेंडल ने, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से, जैसे मैथ यूज़ करना, ठीक है, या फिर उस टाइम पे क्योंकि ज़्यादा नॉलेज नहीं थी लोगों को, उसकी वजह से उनके मरने के बाद ये उनके द्वारा किया गया काम जो था वो दोबारा नोटिस में आया। तो 3 साइंटिस्ट उसको नोटिस में लेके आए थे, ह्यूगो डे व्रिस ऑफ हॉलैंड, इंपॉर्टेंट नाम है, कार्ल कॉरेंस ऑफ जर्मनी एंड एरिक वॉन शेरमेक ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि मेंडल ने ये जो पी प्लांट चूज किया था इसके क्या क्या कैरेक्टर्स उन्होंने देखे, ठीक है, और कितने कैरेक्टर सिलेक्ट करे। तो टोटल 7 कैरेक्टर उन्होंने स्टडी किए थे, ठीक है, 7 कैरेक्टर। और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के साथ अगर ले लें हम तो टोटल कितनी होगी, 14 वेराइटीज होगी बेटा, ठीक है। तो 14 वेराइटीज को लेके उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट बनाए थे, ठीक है। तो इन एक्सपेरिमेंट्स को लेके उन्होंने आगे फर्दर अलग अलग टर्म्स दी। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। जब वो अपने रिजल्ट तैयार कर रहे थे, जब वो क्रॉसेस शो कर रहे थे, उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में टॉल प्लांट आ रहे हैं सिर्फ, ठीक है। जब टॉल और ड्वार्फ दोनों को क्रॉस करवाया जा रहा है तो F1 जनरेशन में देयर इज ओनली फॉर्मेशन ऑफ टॉल प्लांट, बट व्हेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ F2 जनरेशन तो ड्वार्फ इज ऑल्सो देयर, ठीक है। तो F2 जनरेशन के ड्वार्फ को देख के उनको पता चला था कि भाई F1 में ड्वार्फ के लिए पहले जीन पड़ी होगी, ठीक है, बट वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, ठीक है। उसका एक्सप्रेशन सिर्फ कब आया, इनटू F2 जनरेशन, ठीक है। तो पता लगाने के लिए कि जो प्लांट हमारे पास बन रहा है, ठीक है, जैसे टॉल प्लांट हमारे पास F1 जनरेशन में बना, ठीक है, या फिर F2 जनरेशन में भी जो टॉल बने थे, पता लगाने के लिए कि वो होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है, उन्होंने क्या करवाया, उन्होंने कराया बैक क्रॉस, दैट इज अ टाइप ऑफ टेस्ट क्रॉस, ठीक है। मतलब जो भी हमारे पास F1 जीनोटाइप था उसको क्रॉस करवा दिया विद द रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, ठीक है। फिर देखो आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है, पुनेट स्क्वायर का क्वेश्चन पूछा जाता है। पुनेट स्क्वायर किसने दिया था, एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट रेजिनाल्ड सी पुनेट ने दिया था, ठीक है। और उसमें हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर सा बनाते हैं जिसमें अलग अलग जीनोटाइप को रखा जाता है, जीनोटाइप क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है जीनोटाइप्स की वो हम निकालते हैं उसमें, ठीक है। फिर हमने पढ़ा अबाउट द मेंडल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने बनाए उनके बेस पे उन्होंने कुछ लॉज दिए जिनको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डोमिनेंस का लॉ क्या बोलता है बेटा
कि देर आर डिस्क्रीट यूनिट जिनको हम बोलते हैं फैक्टर्स। जीन्स को मेंडल ने फैक्टर ही बोला था, जीन वर्ड ने ही यूज़ किया था। फैक्टर हमेशा कैसे प्रेजेंट होंगे? इन पेयर प्रेजेंट होंगे। अगर डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है तो एक होगा डोमिनेंट और दूसरा होगा रिसेसिव। ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 जनरेशन। ठीक है। सेकेंड लॉ में उन्होंने इसी से मोनोहाइब्रिड क्रॉस से बताया कि देयर इज ऑलवेज प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, मतलब F1 जनरेशन के बाद व्हेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स तो दोनों गैमेट्स इजीली सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। इसको हमने लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी बोला था बेटा। रेशो हमारे पास आई थी, फिनोटिपिक रेशो हमारे पास आई 3:1, जीनोटिपिक रेशो आई 1:2:1। उसके बाद देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने पढ़ा, उसमें एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम मेजस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। डॉग फ्लावर। ठीक है। फिर हमने मल्टीपल एलील्स पढ़ा। मल्टीपल एलील्स में हमने एग्जाम्पल बिठाया था ABO ब्लड ग्रुप टाइप। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप टाइप। अब उसमें क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? एक तो जीनोटाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, दूसरा कितने जीनोटाइप कितने फिनोटाइप बन रहे हैं वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने एक और क्रॉस बनाया, डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हमारे पास रेशो आ रही थी जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक। फिनोटिपिक रेशो आ रही थी 9:3:3:1। ठीक है, तो उसको हमने कंपेयर किया था मोनोहाइब्रिड के साथ और हमने देखा कि अगर इनका अकेले अकेले मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाया जाए तब भी सेम रिजल्ट आ रहा है, डाई हाइब्रिड में भी वैसा ही रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद हम शुरू कर रहे थे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन्स पड़ी होती हैं और जैसे जैसे ये जो हम पढ़ रहे थे कि जीन सेपरेट होती हैं, दोबारा जीन मिलती हैं, वो एक्चुअल में किसकी वजह से हो रहा है? ओनली ड्यू टू द क्रोमोसोम, बिकॉज दीज जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। ठीक है। फिर हमने मॉर्गन के बारे में पढ़ा। मॉर्गन ने लिंकेज दी थी और लिंकेज के लिए एक अलग मटेरियल चूज किया था जो था ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, जिसमें हमने अलग अलग टर्म्स पढ़ी कि लिंक्ड जीन्स क्या होती हैं, कंप्लीट लिंकेज क्या होती है। ठीक है। फिर उसके बाद आ गया सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अच्छा, लिंकेज के कुछ पॉसिबल रिजल्ट भी उन्होंने शो करे थे मॉर्गन ने विद ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, जिसमें पेरेंट्स के और रिकॉम्बिनेंट्स की परसेंटेज हमने अलग अलग की थी। क्रोमोसोमल मैप यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। सेक्स डिटर्मिनेशन में पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन हमने किया था फ्रॉम NCERT बुक, वेरी इजी सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है। म्यूटेशन में 2 टाइप ऑफ म्यूटेशन, दैट इज पॉलीप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी, ये हमने पढ़ा था। और कल अभी हम कर रहे थे पेडिग्री एनालिसिस अलोंग विद द डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ये बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया था, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आपके पास होंगे पुत्र, अच्छे से आपने वो प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप कभी भी बेटा डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।